नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमनी तहजीब, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं और सोशल मीडिया पर भी यह देखने को मिल रहा है। ठीक है, मोदी जी भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत का राजनीतिक कद बढ़ रहा है और जहां विश्व के तमाम आर्थिक ताकतवर देशों वो आर्थिक मंदी के शिकार हो रहे हैं या शिकार होने के कगार पर खड़े हो गए। तो ताकतवर देश यहाँ तक कि अमेरिका दिवालिया होते होते बचा है उसको, और उसका जो कर्ज है, जैसे कि उसका जो जीडीपी है वो शायद 27 या 28 ट्रिलियन डॉलर है और उसका कर्ज जो है वो 29-30 ट्रिलियन डॉलर है। तो उसके ऊपर जो कर्ज है वो उसके जीडीपी से भी ऊपर है। और बस ये जून में जो जून चल रहा है, इसमें किसी तरह से दिवालिया होते होते बचा है अमेरिका, जो कि इतनी बड़ी आर्थिक ताकत है। और चीन भी आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ा है। यूरोप में जर्मनी जो है वह आर्थिक मंदी में के चपेट में आ गया है और भी देश उसके चपेट में आ सकते हैं। तो जहाँ पर विश्व की जो ताकतवर आर्थिक शक्तियाँ हैं वहाँ पर वो आर्थिक मंदी और आर्थिक संकट से वो जूझ रही हैं। वहीं पर भारत जो है की जो आर्थिक प्रगति है, और ये सिर्फ भारत नहीं, जो विश्व की और भी मानी जानी संस्थाएं हैं, मूडी है और फिच है, वो सब बता रही हैं। वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है, IMF भी बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें मोदी जी का जो है वो नेतृत्व जो है इसमें काफ़ी कामयाब है। इसमें कोई शक नहीं। ये जो माने भारतीय समाज विरोधी भारत की जो और भारतीय समाज की जो विखंडनकारी ताकतें हैं, विभेदकारी ताकतें हैं, जो भारतीय समाज को तोड़ने वाली ताकतें और हैं,
और जो अपने को और जिन्होंने अपना एक राजनीतिक नाम दे रखा है, अब जैसे समाजवादी पार्टी क्या है, एक जो है वो मतलब कि सामाजिक विखंडनकारी ताकत, समाज को तोड़ करके, यादव मुस्लिम वाला जो चक्कर है। और फिर वही है आरजेडी का हाल, वही है टीएमसी का हाल, वही है आम आदमी पार्टी का हाल, और बाकी जो शिवसेना का भी हाल तो जानते ही हैं, एनसीपी वही है, अन्य पार्टियाँ, और कुछ जो है देश की गद्दार पार्टियां हैं, माने देश विरोधी गद्दार, ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले। तो इनको कभी भी इस देश की प्रगति, कभी भी, ये चूंकि देश विरोधी हैं सब, देश की प्रगति नहीं सुहाती है। भारत का नाम विश्व के ऊपर जो है बहुत, भारत का नाम ऊंचा हो, यह इनको नहीं सुहाता है। और राहुल गांधी तो इसी में भारत को बदनाम तक करता है, वो गद्दार राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को बीजेपी वाले गद्दार नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि जनता उसको गद्दार कहना शायद शुरू किया है। शायद ये भारतीय जनता दल, जिसकी कि यूट्यूब पर व्यूअरशिप बहुत कम दिखाई जाती है, हो सकता है कि इसको भी देख करके जनता अब राहुल गांधी को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं कांग्रेस को भी गद्दार कहना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि ये पहचान, ये समझ, ये दृष्टिकोण पूरे देश में फैले कि ये कांग्रेस जो कांग्रेस है, वैसे ये कांग्रेस है भी नहीं, ये कांग्रेस नहीं है। ये तो जब किसी ज़माने में जो है वो हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और हमारे बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस, M.A. अंसारी इत्यादि लोग थे, जो कि बाद में इधर उधर लोग बिखर गए। और जो गांधी का जो है हमेशा जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति जो वफादारी और अपने देश के साथ गद्दारी को देखते हुए बहुत दिन तक वो टिक नहीं पाए, लोग बाहर हो गए वो कांग्रेस के। तो वो कुछ मायनों में कांग्रेस थी, कुछ मायनों में। यह तो एक पारिवारिक ऐसा कुनबा है, ऐसा कोटेरी है, जो कि इस संगठन पर गेंडुली मार करके बैठी हुई है और इसको अपने स्वार्थ के हिसाब से एज पर इट्स ओन एक्सपीरियंस इसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। और जब भी और हमेशा उस संगठन पर मैंने गेंडुली मार के बैठी, उस पर काबिज है। और जब भी मैंने चुनाव जीतती है तो इसके अंडे बच्चे ही जो है, जब पेट में एक अंडा भी होगा तो वो जो है प्रधानमंत्री बन करके ही जो है पेट से निकलता है। तो ये इसका लबे लुबाब, इसकी फितरत है। हमारे देश के लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, या किन्हीं स्वार्थ बस जो है अभी भी इसको कहीं कहीं चुनाव में जिता देते हैं, जैसे कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में, जैसे भी हो। तो यह हमारे देश पर बहुत बड़ा एक कलंक है कि देशद्रोही पार्टी को हमारे भारतीय भाई बहन उसको सत्ता में भेज रहे हैं। तो इन सबों को भारत की जो प्रगति है, भारत का नाम जो ऊंचा हो रहा है, जिस वक्त जो है विश्व की कई आर्थिक शक्तियां जो है वो आर्थिक मंदी का शिकार, आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ी हैं और जीडीपी उनकी काफ़ी खतरे में है,
भारत की आर्थिक प्रगति जो है इन सबके आगे बिल्कुल एक शानदार ढंग से आगे बढ़ रही है। तो ये विश्व पहचान रहा है, विश्व के संस्थाएं पहचान रही हैं, लेकिन इन भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी ताकतों को ये सुहाता नहीं है। तो इसी से समझ लीजिए कि ये किस कदर की ये दुश्मन पार्टियां हैं। तो उसी में देखिए एक चीज है कि भारतीय जनता दल बड़ी शिद्दत से ये भारतीय विचारों को, राष्ट्रीय विचारों को, देश हित की विचारों को, अपने आवाम के हित के विचारों को अभी जो सीमित संसाधन यूट्यूब का है उसी के जरिए ये ला रहा है। व्यूअरशिप इसकी देख करके बड़ी हैरानी होती है। तो ये अपनी आवाम से ये विशेष दरख्वास्त है कि स्वयं या अपने बच्चों के द्वारा इसको आगे बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, बेल आइकन की घंटी उटी बजाएं। जो भी सोशल मीडिया की टेक्निक्स हैं और जो बारीकियां हैं उनके द्वारा इसको जन जन तक इसको पहुंचाएं। यह एक क्रांति का रूप लेने की आवश्यकता है इसके। और हमारी आवाम, मान लीजिए भारतीय जनता दल के पास इसमें संसाधन नहीं है, मानता हूं, लेकिन हमारी आवाम संसाधन भी बन सकती है। इन विचारों को आगे बढ़ाइए और ये बहुत बड़ी अपेक्षा है और इससे जो है एक क्रांति आएगी। और वो क्रांति जो कि एक यानी सामाजिक और राजनीतिक शब्दावली में वो कहा जाएगा वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, जिसमें कोई खून खराबा नहीं है, किसी को धूप में चलना नहीं है, किसी को धरने पर बैठना नहीं है, किसी को आंदोलन नहीं करना है, किसी को पसीना नहीं बहाना है, सिर्फ विचारों और मन की शुद्धि, मन की ताकत को आगे बढ़ाना है। इसको बोलते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति। तो वो लानी है और वो प्रत्येक हमारे भारतीय भाई बहन ये इन विचारों को साझा करें, भारत की सोचें, भारत के आवाम की सोचें और भारतीय, अपने को भारतीय मानते हुए सोचें। सारी चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगे और भारतीय जनता दल की बातें भी वो समझ पाएंगे। तो इतनी विनती है कि इसको सब्सक्राइब करके, शेयर करके, बेल आइकन की घंटी बजा करके इसको आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचने में मदद करिए। भारतीय जनता दल की उतनी मदद नहीं है, देश की मदद है और हमारे भारतीय समाज की मदद है। तो बात चल रही थी कि ये जो हमारे भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के रूप में भारतीय समाज विरोधी मतलब कि वो भारतीय समाज में विघटन करके, विखंडन करके, भेद विभेद करके ये राजनीति चला रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, वो हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के का एक जो वो गठजोड़ के आधार पर वो इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। वही हाल आरजेडी का है और वही हाल जो है टीएमसी का भी, वही हाल आम आदमी पार्टी का है। एनसीपी, शिवसेना भी उसी के आसपास है। और हमने बता दिया कि देश की जो गद्दार और देश विरोधी, भारत विरोधी और देश के लिए बहुत खतरनाक ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले, तो इनको कभी भी भारत की मजबूती हुआ, भारत का आर्थिक प्रगति हुआ, भारत का नाम पूरे विश्व में हो और भारत आज कम से कम डट करके मैंने अमेरिका को भी जवाब दे रहा है, रूस को भी जवाब दे रहा है, यूरोप वालों को भी जवाब दे रहा है और वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी
भारत की जो आर्थिक प्रगति है यह बिल्कुल एक अनुकरणीय है, सराहनीय है। यह इन ताकतों को सुहाता नहीं है। इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाए कि किस कदर ये देश के दुश्मन हैं। अब देश के दुश्मनों को वोट करना बिल्कुल मैं समझता हूं और हमको कहने में जरा भी संकोच नहीं है, यह हमारे मुल्क के साथ गद्दारी है। मुल्क के साथ गद्दारी, देश के दुश्मनों को वोट करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं कि भारत दो मोर्चों पर लड़ रहा है। एक खतरनाक हमारा दुश्मन चीन है, दूसरा जो है पाकिस्तान है। खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि यानी कंगाली की हालत या आर्थिक बदहाली की हालत से जो जूझ रहा है ये पाकिस्तान, भारत से लड़ने की, भारत को बर्बाद करने की उसकी जो खतरनाक मंसूबा है, इन हालातों में भी वो बाज नहीं आ रहा है। और इस चीज का, पाकिस्तान के इस खतरनाक मंसूबे का चीन बहुत फायदा उठा रहा है। रिपोर्टें तो यहां तक हैं कि चीन कह रहा है कि पाकिस्तान की हालत कुछ भी हो, वो पाकिस्तान को सैनिक रूप से जितने भी हथियार हैं वो पाकिस्तान को देगा और दे रहा है। खतरनाक इस हालत में वो शायद इस तैयारी में है कि ये भारत को उलझाया जाए। पाकिस्तान यदि आक्रमण करे तो भारत को उलझाया जाए तो भारत जो है वो चीन पर से ध्यान हटा लेगा और चीन जो है उसमें ताइवान पर जो हमला करने की उसकी तैयारी है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इस तरह का मंसूबे के तहत जो है चीन जो है वो पाकिस्तान के उस खतरनाक मंसूबे कि इससे आर्थिक बदहाली, आर्थिक कंगाली की हालत में भारत को तबाह करने की और भारत को तबाह करने की उसका खतरनाक मंसूबे में जरा भी कमी नहीं है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत में भेजने कि उसके दुष्प्रयासों में कोई कमी नहीं है, तो उसकी दुष्टता में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन देखिए, उस पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ हमेशा खड़ा मिलेगा आपको ये गद्दार राहुल गांधी। हमारे दुश्मन चीन के साथ हमेशा खड़ा मिलेगा ये गद्दार राहुल गांधी। यही तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना है और सबसे पहले बीजेपी को समझना है। अब जैसे मैंने कहा कि मोदी जी का ये नेतृत्व है, मोदी जी कभी भी इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार तक नहीं कहते, न समझते। और अब ये स्थिति है कि मोदी जी इसमें जो है हमारे जो आर्थिक संकट है, वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए हुए हैं और भारत का नाम पूरे विश्व स्तर पर ऊंचा किए हुए हैं। और आज एक माकूल जवाब जो कि हमेशा एक कायरों की तरह मैंने विश्व के आगे जब वो अमेरिका जो है लेक्चर देता था और बराक ओबामा जो कि राष्ट्रपति रहा है, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का है, और वो आकर जब राष्ट्रपति था तो आकर भारत में आकर भारत की ज़मीन पर लेक्चर दिया क्या करने की, वो ह्यूमन राइट्स का और माइनॉरिटीज़ का फलाने ठिकाने। और जब राष्ट्रपति नहीं है तो कह रहा है कि ये माइनॉरिटीज़ की बात देखें, भारत देखें, नहीं तो भारत टुकड़े में हो जाएगा। इतने खतरनाक मंसूबा पाला हुआ वो जो है वो बराक ओबामा था। और लोग भूल जाते हैं कि बराक ओबामा जिसमें राष्ट्रपति का माने चुनाव जीता था, यही भारत का मीडिया है।
कितने तारीफ कर रहा था, और कितने तो बराक ओबामा भी नहीं कर रहे थे। तमाम ये एनडीटीवी और फलाने ठिकाने जो है बराक हुसैन ओबामा करके बोला करते थे। तो हमने जो मैंने बताया है, या भारतीय अवाम ताकत दल ने जो बताया हुआ है कि मीडिया हमारे कुछ अफवाहों को छोड़ करके यह इन राजनीतिक पार्टियों की ही तरह देश की एक बहुत खतरनाक दुश्मन है भारत का मीडिया। तो बात चल रही थी कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि भारत को दो मोर्चों पर यानी लड़ना पड़ रहा है, एक चीन के मोर्चे पर, एक पाकिस्तान के मोर्चे पर। लेकिन चर्चा ये भी कि ये तो सैनिक बोलते हैं, सेनाध्यक्ष बोलता है, लेकिन जिनको देश की चिंता है वो सोशल मीडिया पर कहते हैं कि नहीं साहब, भारत जो है बल्कि 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। 2 मोर्चे तो यही हुए, एक पाकिस्तान का, एक चीन का। आधा जो है वो देश के अंदर की जो ताकतें हैं, देश के अंदर ही, और वो इशारा उनको इन गद्दार कांग्रेसियों से, गद्दार कम्युनिस्टों से भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है कि भारत जो है 2.5 नहीं बल्कि 3, 2 तो बाहरी हो गए। चीन के मोर्चे पर भारत को लड़ना पड़ रहा है, पाकिस्तान के मोर्चे पर भी भारत को लड़ना पड़ रहा है, और एक जो खतरनाक मोर्चा है जो है इस भारत विरोधी जो ताकतें भारत के अंदर है, ये ज्यादा ताकतवर है और इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। यही अजित डोभाल, हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार, जिन्होंने कुछ दिन पहले सुभाष चंद्र बोस पर बोला था कि यदि सुभाष चंद्र बोस होते तो देश का विभाजन नहीं होता, यही बोले थे। और वो चीज बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा था कि इतिहास में जितने विदेशी ताकतों से जितने भी युद्ध हुए हैं, जिसमें यह दिखाया गया कि भारत हार गया और विदेशी ताकतें हावी हो गई, तो किसी भी युद्ध में मैंने विदेशी ताकत कोई भारत को जीत नहीं पाई है, हम अपनों से हारे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। आज भी जो भारत को जहां भी हार मिल रही है, देश की वही ताकतें भारत को हरा रही हैं। उसमें सबसे खतरनाक ताकत है ये कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट वाले, और उसी के इर्द गिर्द चिपकने वाले जो है ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, जेडीयू है, शिवसेना है, एनसीपी इत्यादि, टीडीपी इत्यादि। ये बड़ी खतरनाक ताकतें हैं और इन ताकतों ने हमेशा इस देश को हराया है, इसको समझने। लेकिन यह समझ बीजेपी कभी नहीं वो विकसित करती है। तो अब आ जाइए कि बीजेपी जो खतरनाक खेल खेल रही है, शायद हमारी बात तुरंत मैंने समझ में ना आए। अब तो फिर ले चलते हैं कि हमारे, देखिए जो पृष्ठभूमि है वो हमारे स्वामी विवेकानंद ने और हमारे बाबा साहब ने वो बनाई हुई है। उसके बाद उस पृष्ठभूमि को पर जो है कि हमारा भारत देश एक है, हमारे सभी लोग भारतीय हैं और हमको इस मुल्क से, हमारी आवाम से मोहब्बत करना चाहिए। इन अंग्रेजों से आज़ादी
मांगने की बात नहीं, इनसे हम छीनेंगे आज़ादी तो हमारा अधिकार है और इनसे हम छीनेंगे, ये भावना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी में, हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला जी जैसे लोगों में थी। और वही चीज़, और यदि हम आज़ादी इनसे छीनते कुर्बानी दे करके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के सिद्धांत पर, तो हम आज़ादी की मैंने असली कीमत करते। और आज जो है आज़ादी की कीमत लगभग भारतीयों को नहीं मालूम है। उसकी आज़ादी की कीमत मैंने जो 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 जिस दृष्टिकोण से वो मैंने कि देश में सोचते हैं करते हैं, इसे जरा भी नहीं लगता है कि वो आज़ादी की कीमत मैंने वो समझते हैं। तो आ जाइए हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इनका जो देशभक्ति का जो जज्बा था पूरे देश के लिए अनुकरणीय था। एक बात मैं बता दूं कि देशभक्ति के विषय में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के सामने कोई भी ताकत नहीं है, और उनके समक्ष एक गद्दार किस्म का मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने गद्दारी की देश के साथ, नेहरू की गद्दारी जग जाहिर है, उसकी गद्दारी की फहरिस्त है। लेकिन देखिए क्या साजिश करके इन सबों ने नेहरू गांधी को आगे किया, इन गद्दारों को, और हमारे सुभाष चंद्र बोस को पीछे किया। इस चीज को हमारे सभी भारतीय भाई बहन भूले नहीं, और मैंने नेहरू गांधी को आगे किया और हमारे सुभाष चंद्र बोस को पीछे किया। ये तो साजिश रही इन कांग्रेसियों की। बीजेपी भी इसी साजिश में बड़ी सफाई से शामिल है। वो सुभाष चंद्र बोस को आगे लाना नहीं चाहती है। नेहरू को गद्दार के रूप में साबित होने देना नहीं चाहती है बीजेपी। मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी को इस देश का गद्दार के रूप में साबित होने देना नहीं चाहती है बीजेपी। यही बीजेपी का भारत द्रोह है। तो अब आइए अपने सुभाष चंद्र बोस पर। तो देशभक्ति के मामले में, और एक बात और है, जैसा कि मैंने बताया, और इस बात को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बड़े गौर से समझें, इस देश को लानत है, इस बीजेपी को लानत है कि हमारे इतने बड़े राष्ट्र महानायक, यानी परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में जो मैंने सच्चाई या रहस्योद्घाटन आज तक नहीं कर पाई है, और इसके विषय में कोई चर्चा नहीं है और न कोई चिंता है। भारतीय जनता दल साफ कह रहा है कि धिक्कार है इस बीजेपी को और मोदी को कि आज तक हमारे इतने बड़े देशभक्त और देशभक्ति के प्रेरणा स्रोत, इतनी बड़ी प्रतिमूर्ति, उनकी मृत्यु के विषय में भी सच्चाई और रहस्योद्घाटन करने की जहमत नहीं कर रही है, कोई चर्चा नहीं कर रही है। ये भारत विरोधी बीजेपी। तो सुभाष चंद्र बोस की जो देशभक्ति से प्रभावित होकर के उनके नेतृत्व में जो लोग आए हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि अरे भाई, पंथ को दूर रखो, देश को देखो, ये बताया। इसलिए कोई भी जो है उनके विरुद्ध नहीं। ये कांग्रेस वाले तो ये कांग्रेस तो देश के दुश्मन थे, तो ये इनके खिलाफ साजिश करती रही। लेकिन कोई और अवाम, कोई और नेता, यहाँ तक कि जिस जिन्ना को ये बदनाम करते हैं ये कांग्रेस वाले, देखिए जिन्ना के विषय में क्या है
कि कांग्रेस वाले तो इसलिए बदनाम करते हैं कि जितना ही वो बदनाम रहेगा, जितना ही वो विलेन के रूप में होगा, जितना ही वो डिमोनाइज होगा, उतना ही ये जो भारत को बांटने का जो पाप है इन कांग्रेसियों के द्वारा, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो पाप को ढकने में उतनी ही आसानी होगी जितना जिन्ना को इसके लिए विलेन या क्या कहते हैं उसको, खलनायक, जितना ही उसको डिमोनाइज किया जाएगा। ये साजिश है इन गद्दार कांग्रेसियों की। उसी में ये बीजेपी के लोग भी शामिल हो जाते हैं जिन्ना को डिमोनाइज करने के लिए, लेकिन इनकी थियरी दूसरी है, चूंकि ये मुस्लिम है बस, तो ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं जिन्ना को जो है डिमोनाइज करने के लिए। पूरा मीडिया ऐसी में जो कांग्रेस है, और कांग्रेस का जो है, कांग्रेस तो है नहीं, जीएनपीसी है, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की सिर्फ सत्ता हथियाने के हवस में देश को बांटना। इन सबों ने 25 से 30 लाख भारतीयों का जो खून पिया है इन सबों ने, और 3 करोड़ से लोगों के घर उजाड़े, यानी इतनी लाशें गिरी हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के, 25 से 30 लाख। विभाजन यानी सत्ता के लिए विभाजन, और विभाजन के नाम पर इतनी लाशें गिरी। एक दुश्मन पाकिस्तान को बनाया गया, मैंने खड़ा किया गया, मैंने भारत का एक टुकड़ा काट करके। जरा देखिए ना, एक गौरव आर्या करके, मेजर गौरव आर्या, वो जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है तब तक उसका पेट नहीं भरता है। वो गौरव आर्या को हम निश्चित है कि देशद्रोही कहेंगे जब भी पाकिस्तान का तुम नाम लेता है गौरव आर्या। यह किसका बच्चा है? गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी का बच्चा है पाकिस्तान, तो तुम उसका नाम नहीं लेगा, इन गद्दारों को बचाएगा, पाकिस्तान की नाम लेगा। गौरव आर्या जैसे गद्दार लोग जो है इस देश के, देखिए भारतीय वक्ता के तो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो गौरव आर्या हो, चाहे जीडी बख्शी हो, चाहे कोई भी हो, जो कोई भी इन गद्दारों को बचाएगा, बीजेपी भी बचा रही है, वो देश की गद्दार है। इस चीज को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से समझें। तो ऐसा उनका नेतृत्व था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, और उनकी सेना में भी जो लोग थे, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से तमाम लोग थे। और पहला तिरंगा झंडा जो है वो शौकत मलिक जी ने मणिपुर में फहराया था। सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर निकल करके, और भी जो ताकतें इस मैंने अंग्रेजों के खिलाफ थी, ब्रिटिश के खिलाफ थी, खास करके जर्मनी और जापान से मिलने के लिए जो भारत से निकलना था, तो आज़ाद हिंद फौज के वो सैनिक जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, जिनको आप मुसलमान कहते हैं आप लोग गलती से, तो उन्होंने बड़ी सहायता की थी। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब गाथाएं यदि इसकी चर्चा होती तो बीजेपी में जो है, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध जो मानसिकता पाले हुए है, ये बेनकाब होती बीजेपी। इसको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। तो इसकी चर्चा होती, शौकत मलिक की बात आती तो उनकी देशभक्ति की चर्चा होती। और जैसा कि मैंने बताया है कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में आर्थिक रूप से जो सहायता की जब बात आती है, तो इन गद्दार कांग्रेसियों की
कि एक परमानेंट फंडिंग के लिए वो जमुनालाल बजाज और जीडी बिरला, जो कि अंग्रेजों के एजेंट थे, वो इनको इनका वित्त पोषण या हाइपोथेकेशन या माने फंडिंग की व्यवस्था करते थे। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के लिए कोई घनश्याम दास बिरला, कोई जमुनालाल बजाज नहीं आया। उसके लिए कौन आए? हमारे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट जिले में धोराजी कस्बे के रहने वाले मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, 5 अल्फाजों का नाम है। उन्होंने अपने व्यापार को नष्ट करके, बेच करके 1 करोड़ रुपया 1941 में आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में दिया। मेरा एक भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि यदि इस तरह की गाथाएं रहती तो यानी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी का नाम देशभक्तों की लिस्ट में भी आता। एक वो यानी देशभक्ति की वो प्रेरणा के स्रोत बनते। लेकिन बीजेपी वाले कभी भी इसकी चर्चा नहीं करते। बीजेपी वालों की यही गद्दारी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये मोदी महोदय, मैंने कई बार बताया, लेकिन इस चीज़ को जब तक हमारे देश के लोग समझ न जाएं, उसको समझाने की आवश्यकता है कि जब ये मोदी महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म की जो तारीख है वो 23 जनवरी है। 23 जनवरी के दिन ये बराबर बोला करते थे ये मोदी महोदय कि गुजरात का हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन वो गहरा संबंध किस तथ्य पर आधारित है उसको नहीं बोला करते थे। तथ्य यही था, हमारे गुजरात के रहने वाले वही मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, जिन्होंने देखिए चाहे जमुनालाल बजाज हो चाहे जीडी बिरला हो या इस समय कोई भी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जो है, जो कोई भी सहायता करते होंगे या डोनेशन करते होंगे, ये अपने माने व्यापार के लाभांश का यानी उनके प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो है मैंने इन पार्टियों को आर्थिक सहायता के रूप में डोनेशन करते होंगे। लेकिन जरा देखिए, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी ने अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट करके माने बेच करके खत्म करके 1 करोड़ रुपया दिया था 1941 में। और वो 1 करोड़ रुपया 1941 का आज की तारीख में लगा जा तो 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होगा। और इतना ही नहीं, और जो कि उनका व्यापार चल रहा था रंगून में, जब उन्होंने अपने पूरे व्यापार को बेच करके 1 करोड़ रुपया दिया तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को बड़ी तकलीफ हुई मन से कि अरे भाई पूरा व्यापार ही बेच दिया अपने इसे आज़ाद हिंद फौज की खातिर, उसको योगदान की खातिर। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने मरफानी जी से कहा कि अरे मरफानी जी आपने क्या कर दिया? अरे आपका परिवार है, आपका व्यापार है, बिजनेस है। मरफानी जी का जो जवाब था ये पूरे देश के लिए, इन गद्दार कांग्रेसियों के लिए, इन गद्दार बीजेपी वालों के लिए, उनसे सबक लें। मरफानी जी ने जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो जवाब दिया, जरा उससे ये सीख लें। ये गद्दार किस्म के कांग्रेसी और ये गद्दार बीजेपी वाले, मैं गद्दार जरूर कहूँगा,
उन्होंने कहा कि नेताजी, अब हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपके इस आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते हैं। मरफानी जी खुद आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बन गए, अपने व्यापार को नष्ट कर। दिल इन बातों से भर जाता है, लेकिन ये बीजेपी वाले देश के गद्दार हमेशा सनातन 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 की बात सिखाते हैं। और जो इसमें सेना का जो उच्च सर्वोच्च सम्मान होता है, आप लोग जानते हो क्या होता है, परमवीर चक्र। उसमें आजाद हिंद फौज का सबसे बड़ा सम्मान क्या था? सेवके हिंद। पहला सेवके हिंद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने मरफानी जी को दिया। यह देश में ये सारी बातें, सारे तथ्य हमारे देश में देशभक्ति का संचार करने के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनने की आवश्यकता है। बीजेपी के लोग कभी भी इसकी चर्चा नहीं करते। अब आ जाइए, और दूसरे थे हमारे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कराने के लिए जो एक भर्ती अधिकारी थे, उनका नाम था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी वो सूरत के रहने वाले थे। तो इन्हीं दो देशभक्तों के आधार पर, इन्हीं दो देश रत्नों के आधार पर मोदी जी कहा करते थे कि गुजरात का जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, कि गुजरात का नेताजी सुभाष चंद्र बोस से और उनकी आज़ाद हिंद फौज से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन इनका नाम नहीं लेते थे मोदी महोदय। क्यों? कि वो हमेशा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध एक दुर्भावना पाले हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल में आप सर्च करिए कि मोदी जी जानबूझ करके मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी का और गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, जो कि आज़ाद हिंद फौज के भर्ती अधिकारी थे, रिक्रूटिंग अफसर थे। ये तथ्य बिल्कुल प्रमाणित करता है कि मोदी जी जैसे लोग हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब जिनको आप गलती से भूल से मुसलमान कहते हैं, मुसलमान किसी भी हालत में उनको न कहना चाहिए, न संबोधित किया जाना चाहिए और न समझना चाहिए। वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, सिर्फ उनकी आस्था एक इस्लाम पंथ में है। इसलिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के विरुद्ध जो है एक दुर्भावना बिल्कुल प्रमाणित होता है मोदी महोदय। और वो मोदी महोदय कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। तो इनके इस कथन पर कौन विश्वास करेगा? सवाल इस बात का है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का जो शासन पद्धति रहती अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, तो उन्होंने 1941 में ही कहा था, जब किसी ने साक्षात्कार लिया था कि साहब मान लीजिए जिस तरह वो विश्व युद्ध चल रहा है फलाने ठिकाने, यदि आपको आज़ादी मिल गई तो किस तरह की शासन पद्धति या प्रणाली आप लागू करना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी का बिल्कुल साफ जवाब था कि भाई, बोले थे कि भाई हमको नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कोई आज़ादी जो है वो मिलने वाली है। उनका ये मानना था कि भाई हमने एक आह्वान दिया था अपने आवाम को कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। मतलब कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने के लिए पहले मानसिक रूप से तैयार होइए आप, तभी जाकर के आप आज़ादी पाने के नैतिक अधिकारी बन सकते हैं। यही उस संदेश का लबे लुबाब था। तो उनका कहना कि हमने एक आह्वान दिया था और हमको नहीं लगता कि अभी जनता पूरी तरह अभी तैयार हो पाई है। बात सही थी। इसी कारण आज़ाद हिंद फौज में
भारत से कुछ लोग, जैसे आपके ये राज बिहारी बोस और कुछ लोग शामिल हुए, जरूर शामिल हुए। और भारतीय अधिकारी हमारे, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि गुलाम हुसैन, मुश्ताक रंदेरी भी, जो कि सूरत गुजरात के थे, इन लोगों ने जो भूमिका निभाई। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का ज़्यादा जो निर्माण हुआ वो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी ने, जर्मनी के हिटलर और जापान के जो शासक थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक युद्धबंदी हो गए थे उनको छुड़वाया और उनको उनके आधार पर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खुद विश्वास नहीं था कि जो उन्होंने आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, इससे कितने लोग जो है उत्साहित हो गए और कितने लोग प्रेरित हो गए, ये तो बात है। तो इसी आधार पर वो कह रहे थे कि भाई हमको नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई आज़ादी मिलने वाली है। उस पूछने वाले जो साक्षात्कार ले रहा था, वो पूछा कि अरे साहब, मान लीजिए कोई परिस्थितियों का ऐसा जोड़ तोड़ हो जाए कि आज़ादी आपके सामने आकर के खड़ी हो जाए, तब आप क्या करेंगे? कहें कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो 25 से 30 साल तक हम तानाशाही चाहेंगे। बिल्कुल बेबाकी से उन्होंने कहा था। तानाशाही मतलब सख्ती और अनुशासन और नियम और कानून पालन। और जरा कल्पना करें कि यदि सुभाष चंद्र बोस के अधीन, हालांकि तानाशाही या जैसे भी सख्ती, अनुशासन, निष्पक्षता और नियम कानून पालन का वातावरण होता, तो कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदू, सनातन, गर्व से कहो हिंदू, ये नशा ही छूट जाता। असदुद्दीन ओवैसी आता पता तक नहीं था कि जो बार बार मुसलमान 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 करते, ये गंदगी अल्पसंख्यक फैलाने के, ये गंदगी रहती ही नहीं। सभी लोग अपने को स्वतः नैसर्गिक रूप में अपने को भारतीय मानते हैं और उसी वातावरण में काम करते हैं। पूरे देश के लोग एक दिशा में काम करते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व का चमत्कार। यही इसीलिए उन्होंने बोला था 25 से 30 साल तक तानाशाही, इसके बाद जो तंत्र जनता पसंद करती वो होता। बात सही है। तो भारतीय ताकत दल भी कहता है कि ये भारतीय ताकत दल को जब भी मौका मिलेगा और आशीर्वाद आवाम देगी, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो उनकी प्रेरणा के आधार पर जो मॉडल है, जो प्रणाली है, सख्ती और अनुशासन, नियम और कानून पालन और निष्पक्ष, इसी के समानांतर, इसी के बराबर हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी है। सख्ती, अनुशासन, निष्पक्षता और चुस्त दुरुस्त और नियम और कानून पालन, इसी पर। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल जानते होंगे, यदि गरीब से गरीब, मजलूम से मजलूम, असहाय से असहाय भारतीय भाई बहन को इज्जत देनी है, खिदमत देनी है, तो शासन को सख्त और अनुशासित, निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, तभी जाकर संभव होगा। और यदि वो व्यवस्था और उसमें सख्त अनुशासित होगा, उसमें न कोई अपराधी होगा, न तो कोई माफिया होगा, न तो गुंडा होगा, न कोई गैंगस्टर होगा, तब इनको भी, योगी महोदय को तमगा लूटने का मौका नहीं मिलता। बुलडोजर बाबा फलाने ढिकाने, इनका आता पता तक नहीं होता योगी जैसे लोगों का। तो ये अटूट विश्वास है भारतीय जनता ताकत दल का, जो भी आशीर्वाद मिलेगा अपने अवाम का, तो उसी आधार पर एक निष्पक्ष, चुस्त दुरुस्त, सख्त, अनुशासित और बारी और बराबरी के सिद्धांत पर काम करने वाला, सबको न्याय। और सबसे
दो चीज भारत को खाए जा रही है, मतलब जहाँ तक शासन के। एक तो आबादी विस्फोट। मोदी महोदय जब शासन में आए थे तो हमारे देश की आबादी थी 1 अरब 20 करोड़। इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते अब जो है वो 1 अरब 42 करोड़ यानी 22 करोड़ जोड़ दिया। और आज भी मोदी महोदय इस आबादी विस्फोट को समस्या नहीं मानते हैं। ये तो इनकी गद्दारी है। वो बोलते हैं हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बताइए, इतनी बड़ी आबादी लेकर के कहते हैं कि हम इसीलिए हमको तमाम तेल इंपोर्ट करना पड़ता। मान लीजिए हमारे देश की आबादी 30 करोड़ होती और 30 करोड़ होना, 30 करोड़ से अधिक होना ही नहीं चाहिए। अमेरिका का क्षेत्रफल हमारे क्षेत्रफल से 3.5 गुना ज्यादा है। वहां की आबादी कितनी है? 30 या 35 करोड़ और हम 1 अरब 42 करोड़। सुख कहां होगा? अरे बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, रहने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। क्या बात करते हैं ये बीजेपी वाले मोदी हुआ? आबादी विस्फोट पर चिंता ही नहीं, न तो कोई चिंता है न तो कोई चर्चा है भी तो बस मुल्ला मौलवी को सामने ला देंगे कि लगता है कि यही जिम्मेदार है आबादी वो विस्फोट के लिए। तो ये खतरनाक खेल जो है बीजेपी खेल रही है। तो आबादी विस्फोट और जीवन में जो भ्रष्टाचार है इसका बोलबाला है। मोदी महोदय और ये बीजेपी वाले कहें कि हमने पेमेंट को या अदायगी को जो है हमने डिजिटलाइज कर दिया तो भ्रष्टाचार चला गया। अगर देखिए, थाना है, पुलिस है, ये आयकर के दफ्तर हैं, सेल टैक्स के दफ्तर हैं और कोई भी नगर पालिका है, फलाने ठिकाने, देखिए वहाँ। और फिर जितने ठेके मिलते हैं उसमें तमाम करप्शन बिल्कुल है। तो भ्रष्टाचार और फिर आबादी विस्फोट और फिर जो कार्य करने की शैली है। देखिए, कुछ हमारे जो टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, ये तो अलग बिल्कुल देशभक्ति की मानसिकता से, लेकिन बाकी जो है यूपी गवर्नमेंट में देख लीजिए, यूपी गवर्नमेंट का हर दफ्तर में करप्शन है। लेखपाल से लेकर के, लेखपाल है, कानूनगो है, एसडीएम है, तहसीलदार है। अरे किसी के यहाँ छापा मारिए, लेखपाल के यहाँ छापा मारेंगे तो करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। डीएम के यहाँ छापा मारे तो सैकड़ों करोड़ का आपको मिलेगा। कहाँ से आता है? तो इस तरह से बोलना कि ये भ्रष्टाचार मैंने ये मोदी जी ने खैर बल्कि बढ़ावा हो गया। खैर एनीवे, लेकिन भ्रष्टाचार के जन्मदाता नहीं है मोदी जी। मोदी जी तो उसी भ्रष्टाचार वाली परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा एक टिंकरिंग उन्होंने कर दिया कि हमने इसको डिजिटलाइज कर दिया है, हमको ये कर दिया, सब बकवास है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई ये जितने विपक्षी वाले जो एक और हैं मोदी को हटाने के लिए, मोदी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की दाल नहीं गली, बात सही है। और डट के सामना भी कर रहे हैं हमारे मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। तो ये उनको खटकता है कि भाई जो गुलामों की भाषा बोला करते थे, इसके पहले चाहे कुछ भी आकर के ओबामा आकर के लेक्चर दे जाए भारत में आकर के, कोई हमेशा ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी की बात बोल करके, जबकि वो अमेरिका के अंदर खुद ही वो हेट क्राइम और रंग भेद के आधार पर तमाम हिंसाएं होती है। और भारत अब बोलना शुरू कर दिया है, भारत अब बोलना शुरू कर दिया है। और वो खबर तो ये भी आई है कि हमारे जो विदेश मंत्री श्री
एस जयशंकर जी ने जो है एक अमेरिका का ये जो है प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कोई प्रमिला जयपाल बिल्कुल भारत विरोधी ही वो जहर उगलती है, वो अमेरिका में रहती है, उसके साथ वो मिलने मैंने एक वो अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन, वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहा था। एस जयशंकर जी ने साफ उसको मना कर दिया। अमेरिका में रह करके अमेरिकी जो है प्रतिनिधिमंडल को मना करने की हिम्मत आज तक इन कांग्रेसियों के किसी भी मंत्री के द्वारा, किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक नहीं किया गया था। बिल्कुल एक कायरों की तरह अमेरिका के आगे, चीन के आगे हमेशा जो इस देश को हमेशा कायरों की तरह रखा, और देश को जो लूटा, जो देश को नुकसान किया, वो तो अलग से। तो एस जयशंकर जी और हमारे मोदी जी का ये सराहनीय चीज है। तो ये सब आकर के जो है वो लेक्चर दिया करते थे। तो मोदी जी को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, वो सोरोस मोरोस, जॉर्ज सोरोस है, फलाने ढिकाने, सब भारत के अंदर भी ये भारत विरोधी ताकतें एकजुट हो रही हैं मोदी जी को हटाने के लिए। तो मोदी जी के जो सिपह सालार हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को हर हालत में होना चाहिए। ठीक है, अब अभी जो परिस्थितियां हैं, तो लेकिन मोदी जी क्यों रहना चाहिए पहले वो बता दें। मोदी जी यानी इन खतरनाक ताकतों को पालने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत को 3 मोर्चों पर, चीन के मोर्चे पर, पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है, और जो अंदर की जो भारत विरोधी ताकतें हैं, ये तीसरा मोर्चा है। ये मोर्चा बहुत खतरनाक है, भारत विरोधी, देश का दुश्मन। इसकी वजह से मैं नहीं, खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी ने बोला है कि भारत हमेशा इन्हीं देश विरोधी ताकतों के कारण मन हारा है। कोई विदेशी ताकत जो है, विदेशी जितने आक्रामक हैं उनके आगे भारत जो यानी वो भारत को जीत नहीं पाए हैं। भारत इन्हीं के कारण हारा है, वही ताकतें तो हैं। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो उन 2 मोर्चों पर तो सेना तो निपट लेगी। मोदी जी इन खतरनाक ताकतों को सफाया करने के बजाय ये वोट लेने का एक साधन, इन देश विरोधी ताकतों को एक साधन बना रखा कि ये रहें, इन्हीं से तुलना हम करेंगे। इन गद्दार और देश विरोधी और भारतीय समाज को तोड़ने वाली ताकतों को दिखा कर कि हम तुलना करेंगे अपनी, और सनातन बोलते रहेंगे और वोट मिलता रहेगा। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की, कि जिन ताकतों को समाप्त करना चाहिए। भारतीय जनता दल ने तो डंके की चोट पे कहा है कि मोदी शुरुआत करिए ना। ये राहुल का, प्रियंका का, सोनिया का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और जो है साइको टेस्ट जरूर करवाइए। इसी से तो पता चलेगा कि इनके मन में इनके मंसूबे कितनी खतरनाक हैं भारत के खिलाफ, और उसको सार्वजनिक करिए और इनको पैक करके इटली भेजिए। शुरुआत तो करिए। कम्युनिस्टों को भी, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे वो डी राजा हो, चाहे वो प्रकाश करत हो, और उसी के साथ कन्हैया कुमार को भी पैक करके बीजिंग भेजिए। शुरुआत करिए। जनता भ्रम में जरूर है, और इनको बेनकाब करिए ना। लेकिन ये तो भारतीय जनता दल तो जो देश की आवश्यकता है उसके अनुसार बोल रहा है, लेकिन आप इनको हमेशा जो है बड़ी सफाई से पाल रहे हैं, इनके पापों को धुल भी रहे हैं। यही तो मोदी महोदय और बीजेपी वाले आपके देश के खिलाफ गद्दारी है। इसलिए भारत जो हारेगा, सेना तो जीत जाएगी। सेना जो है चीन को भी परास्त कर देगी, सेना पाकिस्तान को भी परास्त कर देगी, लेकिन भारत जो हारेगा इन्हीं खतरनाक ताकतों जिनको आप पाल रहे हैं, सिर्फ उनसे तुलना करके वो अपने पक्ष में
अब गद्दारों से ये तुलना करते हैं बीजेपी वाले, बताइए। गद्दार कांग्रेस से ये तुलना करते हैं और उसको गद्दार भी नहीं कहते। यही तो समस्या यही है। तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी के वातावरण को, चंद्रशेखर आजाद जी के वातावरण को, भगत सिंह के वातावरण को, अशफाकुल्लाह जी के वातावरण को लाना बहुत जरूरी है, इसी और भारतीयता के माहौल में। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।